नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देख के आपको शायद ताज्जुब होगा, क्योंकि बार-बार आप सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। आए दिन विज्ञापनों के होड़ लगे रहते हैं, चाहे वो अखबारों के ज़रिए से हो, टीवी के ज़रिए से हो, होर्डिंग्स हो, हर जगह ये दर्शाया जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। और ये तब से चल रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया कि भारत को वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। और जिस तरह समय पास आता जा रहा है, ये इसकी आवाज और ज्यादा तेजी से गूंजने लगी। हाल में अभी पिछले ही हफ्ते जेएनयू में, आउट ऑफ ऑल प्लेसेस, एक किताब का वो हुआ रिलीज, जो कि जनरल वीके सिंह, यूनियन मिनिस्टर जो हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के, वो उन्होंने बाकायदा एक बुक रिलीज करी जिसमें कंपाइलेशन है तमाम आर्टिकल्स का, और हर आर्टिकल महामंडित कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, ये कहते हुए कि यूपी बहुत जल्द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी उसको जो है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बड़े जोर शोर से जेएनयू में इसका बुक रिलीज हुई, खूब बातें हुई, लेकिन अंत में यही समझ में आया कि ये उसी पब्लिसिटी कैंपेन का एक हिस्सा है, जो कि मेगा कैंपेन चलता है पब्लिसिटी का उत्तर प्रदेश में। आपको पता नहीं, अंदाजा है कि नहीं, जो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से 1300-1400 करोड़ का ये बजट है इस पब्लिसिटी का, जो पूरे साल भर होती है। तो इसमें उसका एक ये हिस्सा है जिसमें कि ये बताया जाता है, बार-बार दोहराया जाता है और जोर-शोर से दोहराया जाता है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। अब 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, उसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है, और इसलिए शायद मुझे भी नहीं इस तरह याद है कि कितने ज़ीरोज़ होते हैं। लेकिन हमारे साथ जिनको हम लेके आए हैं आपको ये बताने के लिए कि इसमें कितना सत्य है और कितना है हवा-हवाई, वो हमारे साथ हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। आप जाना-माना चेहरा है, आप डिफरेंट चैनल्स में इनको देखते हैं। इंडिया के इकोनॉमिक स्थिति पे, यूपी की इकोनॉमी का क्या हाल है, इसके बारे में इनकी तमाम किताबें हैं इकोनॉमिक्स पे। देश के बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ा चुके हैं और विदेशों में इंक्लूडिंग कैम्ब्रिज कई जगह ये अध्ययन भी किया है और पढ़ा भी है, उन्होंने अमेरिका में पढ़ा। तो और बड़े खुल के अपनी बात रखते हैं। इनसे हम समझेंगे कि ये जो है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, इसमें कितनी हकीकत है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी, तो पहली बात आपके श्रोताओं को नमस्कार। उनको ये जानना ज़रूरी है कि अभी कुछ रोज़ पहले ही मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि ये 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम अगले 5 साल में, यानी कि 5 भी नहीं, अब तो 4 ही बचे हैं, 3.5 बचे हैं, 2027 तक हम पहुंच जाएंगे। अब मगर असलियत भी जान लीजिए, आज की तारीख में यूपी की कुल इकोनॉमी की जो आकार है, साइज है, वो 225 बिलियन है, यानी कि 1 ट्रिलियन से 1/4 भी से भी कम, 1/4 से भी कम। तो 1/4 से उसको 4 गुना से ज्यादा करना, 4.5 गुना करना, अब इस 5 साल के दौरान, यानी कि 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। सही कह रहे हैं आप, 1000 बिलियन का ट्रिलियन होता है। और अभी हम 225, 220 तो यानी कि 1/5 हुआ। जी जी जी, तो अब आप समझ लीजिए। नहीं, मैं मतलब इसलिए 4.5। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ इसको दुगना करने में, डबल करने में, 225 से 450 पहुंचाने में यूपी की ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो विकास दर होनी चाहिए, ग्रोथ रेट होनी चाहिए, वो 14% होनी चाहिए। 14। और अभी है कितनी? बेस्ट रेट यूपी की पिछले 30 साल में, मैंने आंकड़े निकाल करके हिसाब लगाया है, बेस्ट रेट
7% थी, वो 2012 और 17 के बीच में जब पिछली सरकार थी अखिलेश यादव। और जब योगी जी की सरकार आई 2017 के बाद, उसकी ग्रोथ रेट घट करके 7 से घट करके 5 से नीचे आ गई थी कोविड से पहले। वो तो उसका तो कोरोना क्या कारण हो सकता है ना उसके? मैंने इसीलिए कहा कोविड से पहले। ओ जी, कोविड को अच्छा। मिला लीजिए तो वो गिर करके 2% हो जाती है पूरे 5 साल का। और अब और सुन लीजिए, अब ये अगली बात भी सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5 ट्रिलियन जो कहा जाता है, उससे एक आम आदमी की जीवन पे क्या असर पड़ेगा उस पे हम आते हैं। मगर सबसे पहला असर तो ये हमको दिखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए ना। तो प्रति व्यक्ति आय पिछले 3 साल में तो बढ़ी ही नहीं है, 0 रही है, 0.5% पॉइंट से कम। समझ गए आप? अच्छा, हाँ हाँ। तो अब आप इसका भी कारण कोरोना ही रहा होगा ना? नहीं, वो तो ठीक है, पिछले 2-3 साल का कारण तो कोरोना रह सकता है, मगर कोरोना आने से पहले भी तो वो प्रति व्यक्ति आय 2% से ही बढ़ रही थी। तो आम आदमी का तो पहले भी, कोरोना से पहले भी उद्धार नहीं हो रहा था, मैं ये कह रहा हूं। जबकि अच्छा, ओके। देश की प्रति व्यक्ति आय जबकि वो लगभग 5.5% से बढ़ रही थी, तो ये 2% से बढ़ रही थी, मैं ये कह रहा हूं। उसका कारण भी समझना आवश्यक है। उसका कारण समझना ये है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर हमारे प्रदेश की देश भर में बिहार को छोड़ करके सबसे उच्चतम स्तर पे है। देखिए, भारत ने बड़ी प्रगति करी है अपनी जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको घटाने में। जनसंख्या वृद्धि दर हमारी घट करके अब लगभग देश भर में 1% हो गई है। और पूरे देश में एक आम महिला का औसतन जो बच्चे होते हैं वो लगभग 2 होते हैं। ये सर लेटेस्ट आंकड़ा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 21 का बिल्कुल लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली। तो देश भर में औसतन 2 होते हैं, बिहार में 3 होते हैं और यूपी में 2.4 होते हैं। अच्छा। तो हमको गिराना, कम से कम गिराना, उसको 2 पे लाना है। अगर नहीं गिराएंगे तो भाई प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आप वृद्धि दर आपकी चाहे तो जो हो जाए। इसीलिए सरकार बात करती है कुल आकार की अर्थव्यवस्था की, यूपी की अर्थव्यवस्था की, प्रति व्यक्ति आय की बात ही नहीं करती। और ये बीमारी केंद्र सरकार में भी है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देना चाहते हैं देश को। ठीक है ना, 2029 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी। अरे भाई, अब तो ये भी तो देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कैसी क्या है हमारी। हम अगर दुनिया के पायदान पे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था देश हमारी हो गई दुनिया में, मगर हमारी प्रति व्यक्ति आय तो 134वें नंबर पे है। भारत की कह रहा हूं, भारत की अब यूपी की उसकी आधी है। अब वो भी सुन लीजिए, यूपी की उसकी आधी है। तो मतलब अगर मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, मेरे पास सामने मैंने निकाला हुआ है, देखिए 2000। और ये आंकड़े भारत सरकार के ही आंकड़े हैं? पूर्ण रूप से भारत सरकार के आंकड़े हैं शरद। तो अगर भारत में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो मान लीजिए 87,000 था सालाना, प्रति व्यक्ति आय 87,000 थी औसतन भारत में। तो यूपी में क्या थी? 41,000, यानी कि आधी से कम। तो मतलब हमारे देश की औसतन प्रति व्यक्ति आय में से भी वो कम रही है। जबकि और जब ये पिछले 30 सालों में शरद, ये और भारत और यूपी के बीच का जो अंतर है वो और बढ़ा है। तो ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो नैरेटिव है, जो माहौल बंदी है, ये सब 2024 की माहौल बंदी है। मैं आपको
मालूम है कि अगले साल 8 महीने में इलेक्शन है, यूपी से 62 सदस्य सांसद आते हैं, तो 62 तो बनाए रखना है, तो वो कैसे बनाए रखेंगे? नहीं, अब की बार तो 80 जीतने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर कर रहे होंगे, मगर आम आदमी वोट करेगा तब तो। अब वो क्यों वोट करेगा? युवा हमारे, अगर हमारी जनसंख्या दर ज्यादा है शरद, तो आप ये भी समझ लीजिए कि युवाओं की संख्या बहुत है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय मान लीजिए 24 करोड़ है, लगभग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रोजेक्शंस के आधार पे 24 करोड़। अब उसमें से 2/3 से ज्यादा तो 35 साल के कम के और आधे 25 साल से कम के लोग हैं, युवा हैं, और सब पढ़े लिखे जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि सब पढ़े लिखे जा रहे हैं। हमारे प्रदेश की बच्चियां भी सारी पढ़ी लिखी जा रही है, उस पर हम आते हैं अभी 1 मिनट में शरद। मगर अब उनकी बेरोजगारी दर देख लीजिए, बेरोजगारी दर जो 2000, और मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं आपको फिर से, और ये फिर से सुन लीजिए, कोविड से पहले के बेरोजगारी आंकड़े बता रहा हूं, और यूपी के आंकड़े बता रहा हूं, यूपी के आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि ये ग्राफ मेरे सामने है, ये एस्टिमेटेड है मेरा भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर। 2012 में अगर आप 10वीं कक्षा पास थे तो आपकी बेरोजगारी दर शरद 3% थी, वो चौगुनी हो गई 2019 में, कोविड से पहले 12%। अगर आप, और सारे बच्चे अब सेकेंडरी तो कर ही रहे हैं, बहुत से हायर सेकेंडरी। अगर आप हायर सेकेंडरी पास थे 2012 में, तो आपकी बेरोजगारी दर 6% थी, वो चौगुनी हो गई, 24% हो गई 2019 में। और इस स्थिति में और दिक्कत हुई और बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है कोविड में। फिर क्या कारण हो सकता है इतना ड्रास्टिक जो गिरावट है, ये इसमें क्यों आई है? मैं आता हूं इस पे मैं आता हूं इस पे 1 मिनट में, मगर अभी पहले रोचक आंकड़े और सुन लीजिए, क्योंकि आंकड़े बेइंतहा रोचक हैं, क्योंकि आपके श्रोतागण बहुत से स्नातक हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएट की, यानी BA BSc जो पास किया हुआ है, उसकी जो बेरोजगारी दर तब 10 साल पहले 21% थी, वो 51% है। यूपी के बता रहा हूं। और टेक्निकल एजुकेशन आपने अगर 1 साल या 2 साल की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करा हुआ है, तो वो 10 साल पहले जो 13% बेरोजगारी थी, वो 66% है। और जो बीटेक किए हुए हैं, सुन लीजिए, यूपी के बीटेक वाले जो बच्चे हैं, उनकी बेरोजगारी दर जो 10 साल पहले 19% थी, वो 46%। माय गॉड, अच्छा। तो ये क्यों है? ये तो बहुत ही ज्यादा, क्या मतलब इस कदर इम्पैक्ट पड़ा है ये? और आप ये कह रहे हैं प्री कोरोना की बात है? प्री कोरोना की बात है, तो अब आपका सवाल बहुत तो आज की डेट में तो और बदतर हो गई होगी स्थिति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आज की डेट के आंकड़े CMI के मेरे पास हैं, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं इस समय बिल्कुल सामने नहीं है, मगर स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि आज की स्थिति, मतलब इससे बेहतर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इससे बेहतर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण हाल में बेहतर ना होने का मैं आपसे शुरुआत करता हूं, फिर मगर 19 से पहले के कारण भी बताऊंगा। हाल में बेहतर इसलिए भी नहीं हुआ होगा शरद जी, क्योंकि हमको याद करना चाहिए कि 2020 में और 2021 में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, पुनः पलायन हुआ था शहरों से गांव। कोविड के लॉकडाउन्स में ये जो बेतरतीब एकदम से 4 घंटे की नोटिस पे राष्ट्रीय स्तर पे बिना लॉकडाउन कर दिया गया था, बिना कोई अनाउंस, बिना कोई प्रेपरेशन के, ना कोई तैयारी के लॉकडाउन जो कर दिया गया था, वो भी
देशव्यापी लॉकडाउन, उसमें इतने लोग वापस गए। अब आप सोचिए कि उसका असर ये हुआ, क्योंकि इसका असर उत्तर के जितने प्रदेश हैं उन्हीं पर असर ज्यादा पड़ा, क्योंकि वहीं से लोग निकल करके जाते हैं बंबई और कलकत्ता और चेन्नई और गुजरात वगैरह, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, इन्हीं प्रदेशों में सब वापस आए। इनके जो वापस आए उनकी कुल संख्या सिर्फ 2020 में शरद 4.5 करोड़ थी, और वो और बढ़ी 80 लाख और बढ़ी 2021 में। तो अब आप सोच सकते हैं कि कृषि पर कितना बड़ा भार है, यूपी में कितने लोग वापस आए होंगे, और जो आज भी वापस नहीं जा रहे हैं, कुछ कुछ संख्या में तो लोग गए हैं, मगर और बहुत गांव कम में संख्या। एम्प्लॉयमेंट मिलने का तो वापसी वापसी उनकी वापसी से गांव जहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो कोई वहां तो और प्रेशर बढ़ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं पे, शिक्षा पे क्या विपरीत असर हुआ होगा, नकारात्मक असर हुआ होगा। और जो शिक्षा की स्थिति वैसे ही उत्तर प्रदेश में थी, उसके भी मैं आपको कुछ स्थिति समझाना चाहता हूं। बहुत जरूरी है आपके श्रोताओं को ये जानना। बिल्कुल। भाई, आपने ये पूछा कि ये बेरोजगारी दर इतनी क्यों बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एक कारण मैंने आपको बताया कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, मगर वो सबसे बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर तो इससे पहले और भी ज्यादा थी, है ना। दूसरा हाँ कारण ये है, दूसरा कारण वो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हुई है। हाँ अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हुई है, ग्रोथ रेट, जो पर कैपिटा इनकम, भाई जब विकास दर ही कम हो जाएगी, तो अगर गलत नीतियां, आर्थिक नीतियां अपनाई जाएंगी, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। विकास दर कम होगी जब रोजगार, उसी वजह से रोजगार नहीं होता, निवेश नहीं होता नया, तो रोजगार नहीं पैदा होता। आपको आफत। किस तरह की नीतियां लगता है जो बाधा बनी है इसमें, और जिन नीतियों के कारण स्थिति इतनी बिगड़ी है, जो शायद पहले के नहीं थी उससे भी बदतर हो गई, तो देखिए कौन सी ऐसी नीतियां हैं? जी, नीतियां 3-4 किस्म की हैं, जो खासतौर से हमारी हिंदी पट्टी के प्रदेशों पे लागू होती हैं, और हमारे प्रदेश यूपी में तो खासतौर से और भी ज्यादा लागू होती हैं, क्योंकि उन पे तवज्जो नहीं दी गई है। देखिए, हमारा प्रदेश गंगा जमुना का प्रदेश है। मैं नदियों की बात कर रहा हूं, तो जाहिर है हाँ। और भी नदियां हैं, सिर्फ वही दोनों नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर कृषि प्रधान प्रदेश है, तो जाहिर है रोजगार भी अधिकतर कृषि में होगा। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की निहायत आवश्यकता है, तो वो सबसे बड़ी पहली नीति है। अच्छा, राइट। अब दिक्कत ये है कि ये जो सरकार है, उसकी सारी नीतियां इस बार इस बात पे केंद्रित हैं कि बड़ा निवेश आए, यानी बड़े कॉरपोरेट्स आए हमारे प्रदेश में। आए, जरूर आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए मूलभूत ढांचागत जो निवेश की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसमें निवेश हो रहा है, सरकार कर हो रही रहा है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, मगर एक चीज बताऊं मैं आपको, बड़ी बड़ी जब सड़कें बनती हैं शरद, तो वो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव मेथड से बनती हैं, यानी कि उनमें पूंजी बहुत लगती है, श्रम कम लगता है। वहां आपको बड़े बड़े कैटरपिलर मिल जाएंगे, बड़े बड़े अर्थ मूवर मिल जाएंगे, बुलडोजर मिल जाएंगे, मगर आपको बहुत से लोग काम करते हुए नहीं मिलेंगे। नहीं। अच्छा। छोटी सड़कों में, छोटी सड़कें जब बनती हैं, स्टेट हाईवे या गांव की सड़कें जब बनती हैं, वो ज्यादा श्रम गहन होता है वो उस तरीके का काम। तो पहली दिक्कत ये भी है। तो अच्छा, राइट। तो बड़ी कॉर्पोरेट्स आ जाएं, इन्वेस्टर समिट हो जाए, बड़ी कॉर्पोरेट्स आ जाएं,
भाई नहीं, बड़ी वो तो बहुत सारे हो रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट हुए हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी हो चुकी हैं, और ऐसा लगने लगता है कि बस प्रदेश का इंडस्ट्रियल कायाकल्प होने वाला है, कोई रेवोल्यूशन आ गया है। आप लेकिन फिर ठीक है, उसके बाद सब टाटा फिर हो जाता है। 2018 में हुआ था इन्वेस्टर समिट, आपको याद होगा। तो हम्म। उसमें बताया जाता है कि शायद 3-4% जो अनाउंसमेंट हुए थे उसके 3-4% एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ इन्वेस्टमेंट का। अब हुई है फिर से, 23 के शुरू में हुई है शायद, जी फरवरी में हुई थी। हम्म। हाँ। तो अब देखिए 34-35 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, अब उसमें से कितना असलियत में कार्यान्वित होता है। मगर मोटी हाँ। बात यह है, आप जो पूछ रहे थे कारण, कि ये भारत और पूरे देश के बीच में जो प्रति व्यक्ति आय में अंतर आया है, बढ़ोतरी बढ़ी, सॉरी, जो फर्क है वो बढ़ा है, वो इस वजह से आया है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए आकर्षित नहीं कर पाते, दो बहुत बड़े कारण हैं, 2-3 बहुत बड़े कारण, और मैं अब आपका बाकी कार्यक्रम इन्हीं 2-3 कारणों पर, इन्हीं चीजों अच्छा। पे केंद्रित करना चाहता हूं। हम्म। क्योंकि जब तक इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, इनके बारे में नहीं सोचा तब तक जाएगा, ये 1 ट्रिलियन, तब तक 1 ट्रिलियन के ख्वाब भी नहीं देखना उचित नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, राज्य सरकारों की, हर राज्य सरकार की, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश के उसके बाद उसकी बात नहीं कर रहा, जिम्मेदारी ये है कि रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा हो। क्योंकि हम वैसे ही कृषि प्रधान देश हैं, और यूपी तो उससे ज्यादा, ज्यादा। उससे ज्यादा। तो हमको, और वैसे भी रिवर्स माइग्रेशन की वजह से पिछले 2-3 साल में कोविड के दौरान लोग वापस और चले गए हैं। हम्म। और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नहीं बढ़ रही, तो लोग वापस नहीं गए, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई नहीं गए उस संख्या में जिस तरीके से उम्मीद होनी चाहिए थी। रिकवरी की बात होती है, मगर वो वी शेप रिकवरी नहीं है, वो के शेप रिकवरी है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट। जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो सूक्ष्म मध्यम इकाइयां हैं, एमएसएमईज हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनमें रिकवरी नहीं हुई है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसलिए राज्य सरकार को कहीं ज्यादा तवज्जो ये बड़ी बड़े कॉरपोरेट्स को इनवाइट करने में नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी एमएसएमईज को बढ़ावा देने में। और मैं आपको बताऊं शरद, हमारा प्रदेश एमएसएमईज से भरा पड़ा है, बड़ा ओ। बस बाहुल्य है, ऑलरेडी। बहुतायत है। जी एमएसएम, देखिए हम आप बड़े हुए तो हम कभी अपने माता पिता के संग मुरादाबाद जाते थे, खुर्जा जाते थे, फिरोजाबाद जाते थे, अलीगढ़ जाते थे। ये सारे शहर ऐसे हैं वो जहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन है। मुरादाबाद में ब्रासवेयर का स्पेशलाइजेशन है, अलीगढ़ में ताले राइट। हैं, खुर्जा की पॉटरी है, फिरोजाबाद में बढ़िया फिरोजाबाद में कांच का है। कांच का, वो पहले के जमाने में चूड़ियां बनती थी, और अब वो लाइट फिटिंग्स देश भर के लिए लाइट हाँ, फिटिंग्स है ना। और वहां पर विदेशों छोटी, विदेशों में भी जाती जी है बिल्कुल, लाइट फिटिंग्स। अरे आप खान मार्केट दिल्ली चले आइए, वहां की लाइट फिटिंग्स वो सब फिरोजाबाद से आ रही हैं फिरोजाबाद की है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि अच्छा, उसमें उसमें ब्रास का जो अटैचमेंट है वो मुरादाबाद से आता है, और ग्लास वाला पार्ट फिरोजाबाद में बनता है। अब आप सोच लीजिए, हम्म। वैसे भदोही के कारपेट्स, मिर्जापुर के कारपेट्स, बनारसी साड़ी, I mean, हम सब को बहुत अच्छी तरह सुनिए प्रोफेसर तो। मेहरोत्रा, संतोष मेहरोत्रा, ये इसमें जो है योगी सरकार ने एक नई चीज, बड़ी नायाब चीज इजाद करी थी, इसका नाम है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा कि हर जिले का एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के जो ट्रेडिशनली वहां का, जिसमें एक्सपर्टीज थी लोगों की, वो बहुत लॉन्च किया, और कहा गया कि उसके जरिए से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोनॉमीज जो है बिल्ड होंगी, वो मिल करके सम्मिलित होकर के प्रदेश की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगी। उसका कोई असर पड़ा है? देखिए असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको वो दूसरी जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट, प्री कंडीशन
फॉर यूपीज इंडस्ट्रियलाइजेशन की गवर्नेंस की स्थिति, सुशासन की स्थिति स्थापित हो, पुलिस का राज्य, पुलिस के का भ्रष्टाचार उसमें सुधार हो, जो ठगी होती है और जो उगाही होती है पुलिस द्वारा, गवर्नेंस सिस्टम द्वारा, ब्यूरोक्रेसी द्वारा, हम सब उससे वाकिफ हैं। तो मुझे ये बताइए, उसके लिए तो यूपी गवर्नमेंट का बराबर स्पेस रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा आजकल जोर है इस बात पे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त हो गया है, और यही कारण है कि विदेश से निवेश चला आ रहा है, इस कदर आ रहा है, ये बताया जाता है, और ये भी उस पब्लिसिटी का हिस्सा है जिसका आप ठीक कह रहे हैं कि कहा जा रहा है उसमें, मगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये बात बता रहा है क्या? हमें तो आंकड़ों पे जाना पड़ेगा, ना कि वो जो सरकार बता रही है। सरकार तो सरकार नहीं, जो केंद्र, इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के क्लेम्स में काफी विरोधाभास है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स जो क्राइम फिगर्स दिखाती हैं वो इनकी पब्लिसिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता, आपने सिवाय कुछ एक्सेप्शंस छोड़ करके। जी जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, और इसीलिए मैं तो एनसीआरबी के डेटा पे जाऊंगा, ना कि किसी सरकारी आंकड़े पे। मैं किसी भी सरकार, चाहे वो आज की सरकार हो या पहले की सरकार, देखिए 3 तरीके के आंकड़े होते हैं शरद भाई। एक तो सेंसस का आंकड़ा जो हर परिवार में जा करके होता है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, जो अभी आपने गिनाया कि ये सरकार, योगी सरकार ये कह रही है कि ये हो गया और वो हो गया। अभी वो क्या हो गया, वो टॉयलेट्स पे आते हैं, शौचालयों पे आते हैं हम एक सेकंड, क्योंकि वो स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत प्री कंडीशन है, वो भी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य की स्थिति हमारे प्रदेश में। तो आप कोविड में हाल देख चुके हैं गंगा की में लाशों की, तो वो उस पर हम आएंगे, मगर एक पहले ये आपकी ओडीओपी की बात कर लेते हैं। तो अच्छी स्कीम है, मगर दिक्कत यह है कि भाई ब्यूरोक्रेसी के पास इतना सा समय होता है। वो हमारे प्रदेश में, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 70 से अधिक जिले हैं, एक जिले में एक डीएम होता है, और हमारे प्रदेश में एक जिले की जनसंख्या होती है लगभग 20 लाख। वो एक आदमी, एक बंदा, चाहे वो उसका जितना बड़ा शासन हो, वो 20 लाख लोगों का जीवन चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ओडीओपी का कम ही असर होगा। अगर मैं होता तो मैं तो ये कहूंगा कि आप भाई, जो हम अभी बात कर रहे थे क्लस्टर्स की, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, वो वहां पर एमएसएमईज हैं, फिरोजाबाद, खुर्जा, भदोई इत्यादि, वहां जोर दो ना, वहां की नालियों को साफ करवा दो, वहां पानी ठीक हो जाए, वहां बिजली ठीक आने लगे, वहां की सड़कें ठीक हो जाएं। उनके लिए आप स्किल डेवलपमेंट का, भाई गुणवत्तापूर्ण स्किल डेवलपमेंट पे आप जोर दे दो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कहिए कि आप अपने नए नए सेंटर्स जो खोलें, वो अब आप हमारे क्लस्टर के अंदर खोलें। आप यूपीसीआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फिकी से कहिए कि आप अडॉप्ट करिए हमारी आईटीआईज को, आप पब्लिक आईटीआईज को भी अडॉप्ट करिए। हमारी आईटीआई मतलब यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट आईटीआईज बड़े खुलते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेरे आंकड़ों के आधार पर स्किल, भाई देखिए, बच्चे माध्यमिक शिक्षा तक तो खासतौर से सारे बच्चे पढ़े लिखे जा रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी उत्तर प्रदेश की जा रही हैं। मगर आज अगर सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, 10वीं कक्षा तक सब पास हुए चले जा रहे हैं, तो भाई सब मार्केट में उतर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी दो। इसी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये बेरोजगारी की दर ये इतनी भयंकर रूप से चौगनी जो हुई है, जो औसतन युवाओं की 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 4% से 20% हो गई कोविड से पहले। तो ये बच्चे पढ़े लिखे जा रहे हैं, मगर इनको गुणवत्तापूर्ण कौशल कौन प्रदान कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो भाई क्लस्टर्स जो हैं
जो अरे एक फिरोजाबाद ही ले लीजिए भाई, हाँ। कौन सा बड़ा दूर है लखनऊ से। आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए फिरोजाबाद पे, वहाँ एनएसडीसी के सेंटर्स, प्राइवेट आईटीआईज, प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ खुलवाइए, और कंपनियों से कहिए, जो बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां हैं वहाँ लाइट फिटिंग्स की, कि आप वहाँ जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, देखिए इंडस्ट्री एसोसिएशन इन सारे इलाकों में होते हैं, एक नहीं कई होते हैं, बिजनेस हाँ। हाँ। मैन हाँ। के एसोसिएशन होते हैं, तो उनसे बात करिए ना, उनसे मिल करके आप स्किल डेवलपमेंट करवाइए ना। और कहिए सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत ने बनाया है, भारत सरकार ने, और जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब आप उसका सोच हेडक्वार्टर लीजिए, लखनऊ। अब आप सोच लीजिए, तो भाई सिडबी क्या कर रही है, या हमारे क्लस्टर्स में क्यों नहीं क्रेडिट और बांटती है। बैंकों पे तो बड़ी केंद्र सरकार है। अब सरकार मुद्रा की बात करती है, मुद्रा से रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, मैं आंकड़ों सहित आपको सबूत के संग अच्छा। प्रूव कर सकता हूं जी। तो मुद्रा क्यों कर रही है, ये जो इकाइयां खड़ी हुई हैं भाई, आप अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हो मुद्रा दे करके, स्वनिधि पैसा दे करके, स्वनिधि में भी बैंकों से आप 10,000 रुपए दिलवा रहे थे हैं वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। अरे भाई, बैंकों से पैसा अगर दिलवाना है, मैं आपको बताऊं कुछ आंकड़ा, क्रेडिट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, समझ गए कि भाई हम आप अगर लखनऊ में हमारा बैंक अकाउंट है या इलाहाबाद में है, हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो यूपी भर में लोगों के जो बैंक अकाउंट बढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, बढ़े हैं, बैंक अकाउंट बढ़ गए, अच्छा सा, तो पैसा भी बढ़ रहा है, मगर ये बैंक क्या यूपी में ही निवेश करवा रहे हैं, यूपी में लोन लिया जा रहा है? नहीं। मैं आपको भारत देश के क्रेडिट टू जीडीपी रेशो का आंकड़ा बताता हूं, 50% है। चीन में वो 150% है, यानी कि जीडीपी का 150% क्रेडिट में लोगों को निवेश करने के लिए दिया जाता है। चलिए भारत में 50 है, आप पता चला लीजिए यूपी में कितना है, 35-40 से ज्यादा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि हम आप जो बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा शरद, वो और प्रदेशों में बैंक ले जा करके निवेश के लिए ऋण दे रहे हैं, वहां निवेश हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है। तो यानी कि पैसा जमा कर रहे हैं हम और बैंक दे रहे हैं वहां, जबकि जरूरत है यहाँ बेचारे फिरोजाबाद और भदोही और, अच्छा, यानी कि और प्रदेशों में, जो यूपी के अलावा जो और प्रदेश हैं, वहां पे जो जो रेशो है इसका, वो कहीं बेहतर है यूपी से? कुछ जगहों के आंकड़े दे सकते हैं? जाहिर है भाई, दक्षिण के प्रदेशों की कहीं ज्यादा बेहतर है, दक्षिण के सारे प्रदेशों की विकास दर भी बेहतर है, वृद्धि दर बेहतर है, उनकी जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है। ये सब क्यों बेहतर होती है? गवर्नेंस बेटर है, इन्वेस्टमेंट बेटर है, हेल्थ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हेल्थ स्टेटस बेटर है, एजुकेशनल लेवल बेटर है, स्किल्स बेटर हैं। तो इस वजह से जो विदेशी पूंजी भी वहां आकर्षित होती है, हमारे प्रदेश में तो आकर्षित ही नहीं होती। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है कि जिन देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं पे निवेश किया, काम किया, शुरुआती दौर में खास तौर से, और वो निरंतरता से वो निवेश करते रहे, तो मानव विकास में जो सुधार हुआ, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से एक समाज में जागरूकता तो बढ़ी ही, और प्रति जागरूकता बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ, निवेश आया, विदेश से भी आया, देश के निवेशक भी, प्राइवेट बड़े निवेशक भी आए, तो प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आया, प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो विकास दर बढ़ी तो रोजगार बढ़ा और महिलाओं को रोजगार मिला। हमारे प्रदेश में
आप जान करके दंग रह जाइएगा। मैं खुद ही आंकड़े देख रहा था। मैं अभी हाल में एक बिहार पे रिपोर्ट लिख रहा था, उससे पहले अभी यूपी पे एक पेपर मैंने लिखा है, और मैं आंकड़े तुलनात्मक रूप से देश भर में महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को देख रहा था। अच्छा। तो आप दंग रह जाइएगा शरद ये सुन करके कि बिहार में केवल 9% महिलाएं कोई रोजगार करती हैं। मैं कृषि की बात नहीं कर रहा, कृषि को भी मिला लीजिए, 9% केवल। केवल 9? अच्छा। और यूपी में 13। ये तो अच्छी बात है। अरे यार, 9 और 13, भारत में कम से कम 25% है। ओ अच्छा, अच्छा, दोनों के कंपैरिजन, दोनों मतलब जी। नीचे से बिल्कुल और बुरा जी, हाल। और चीन में नेशनल 50। एवरेज बाहर, नेशनल एवरेज 25 का है। जी, और 25 और 30 के बीच। और चीन में 60% है। 60% महिलाएं गैर कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। बात समझिए। हम्म। यानी कि जब रोजगार ही नहीं पैदा रहा, तो रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि निवेश नहीं आ रहा। और निवेश क्यों नहीं आ रहा? क्यों हम शिक्षा पे निवेश ही नहीं करते कि हम पब्लिसिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम पब्लिसिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठोस काम में कम। अब आप यही मान लिया सोचिए, जाए। अब आप सोचिए कि अगर हम वो तवज्जो दें अपने यूनिवर्सिटीज पे, अपने स्कूलों पे। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ आंकड़े बताता हूँ मैं आपको। मैं खुद ही दंग रह गया भाई, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति हुई। मैं पहले स्वास्थ्य की बता देता हूँ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जरूरत है सब सेंटर की। जो सब सेंटर होता है, फिर पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर सीएचसी होती है, कम्युनिटी सेंटर। जरूरत है 31,000 की। हैं कितने? 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं। 31 की जरूरत है 20,000। तो यानी कि केवल तो शॉर्टफॉल जो है, पूरी 1/3 शॉर्टफॉल है सर। 1/3 शॉर्टफॉल है। नहीं, लेकिन ये बताइए, 2020 के बाद अब तो ज्यादा ग्रोथ हुई होगी इन अरे सेंटर्स की। भाई, जब कितनी ग्रोथ हुई होगी? आप 1 साल में, 2 साल में, 21 और 22 ही तो गुजरा है, वो कोविड के दौर था। वहां पर सरकार जूझ रही थी कोविड में। तो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं था कोविड के लिए, कोविड को झेलने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपको एक और चीज दिखा दे, रेशियो ऑफ डॉक्टर्स बता देता हूं विथ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन। रेशियो ऑफ डॉक्टर्स टू 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, वो आंकड़ा बता देता हूं। और भारत का आंकड़ा बताऊंगा आपको 2019 का, वो लेटेस्ट है, भारत सरकार का आंकड़ा है। और उसका यूपी का बताऊंगा, फिर आपको केरल या तमिलनाडु का भी बता दूंगा। तो भारत का डॉक्टर्स विथ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन टू 1000 पीपल इज 0.9, यानी कि लगभग एक आदमी है। ओ ओ यूपी में 0.36 है, यानी कि 1/3 है भारत का। 0.36 और नियरली 1। अब आप सोच लीजिए, भारत के औसत भी, और भारत का में भी औसत WHO के बहुत कम है। बराबर बहुत कम वो है। भी बहुत कम है। अब सुनिए, केरल का सुन लीजिए। केरल का 1.8 है, यानी कि भारत के औसत से दुगना। और दुगना तमिलनाडु का 1.9, यानी कि उससे भी ज्यादा। ज्यादा। तो अब भाई, ये अगर आप स्वास्थ्य, और ये सरकारी सेवाएं हैं, निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं भाई। तो अगर नहीं, तो ये राज्य, बताइए, आप ये एक चीज बताइए, जब ये सारी ऐसी स्थिति है, तो इसमें ये जिस किताब का जिक्र हमने शुरू में किया था, जो भी ये किताब है जिस पर्पस के लिए भी बनाई गई हो, तो ये किस तरीके से उसमें तमाम सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिख दिए, और जनरल वीके सिंह उसका बाकायदा उद्घाटन भी करते हैं कि भाई यूकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो बिल्कुल हकीकत है, आपने सारे आंकड़े देख करके बोला है, तो ये किस तरीके से, किस बेसिस पे सोच रहे हैं? देखिए ये आर्ग्यूमेंट पेपर, क्या देते हैं वो किताब में? मैंने, मेरे हाथ में है किताब, 10-12 उसमें चैप्टर्स हैं। और उन चैप्टरों में
आंकड़े बहुत से सरकारी किस्म के हैं, मगर वो पिछले दौर की बात करते हैं और आगे जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि करना क्या है, या सिर्फ वो दोहरा देते हैं सरकार क्या करने की सोच रही है। अब मैंने जिन चीजों की बात करी, जिन पे तवज्जो दी, वो चीजों पे जो तवज्जो सरकार को देनी चाहिए वो नहीं मिलती है उस किताब में। बहुत बड़ी दिक्कत है उस किताब में। मैंने पूरी किताब खंगाल डाली, वो अंग्रेजी में पहले निकली, फिर उसका हिंदी का अनुवाद किया गया, खैर जो भी है उसको छोड़िए। वो तो अगर वो सरकार ने ही विमोचन किया है, हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मंशा क्या है, उसका उद्देश्य अच्छा, है ना। तो मतलब इसीलिए उसको सीरियसली ले लेना। हमारे देशवासियों और हमारे प्रदेशवासियों को अपनी समझ बनाना बहुत आवश्यक है। तो मतलब मैं आपको कुछ और स्कूलों के बारे में बताना चाहता हूँ भाई, बहुत दिक्कत की स्थिति है। बस हम समय, हाँ जरा सा स्कूल का और बता दीजिए क्योंकि समय कम है। जी मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो सिग्निफिकेंट चीजें हों ये जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये मैटर करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन बहुत मैटर करता है और इसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो भाई हेल्थ का एक और आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं एजुकेशन पे आ जाऊंगा। स्टंटिंग एक मैल न्यूट्रिशन का द्योतक होता है। स्टंटिंग मतलब कौन बच्चा बौना है, अपनी उम्र के हिसाब से वो कितना छोटा है रेफरेंस पॉपुलेशन के तुलना में। कुपोषण मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन जो निरंतर कुपोषण रहता है, उसमें यूपी बिल्कुल अव्वल नंबर पे है। यानी कि भारत का औसतन 35% है। 35% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो इस तरीके से स्टंटेड हैं, कुपोषित इतना ज्यादा है कि वो बौने हैं। जबकि अफ्रीका, एक औसतन अफ्रीकी देश में, अफ्रीकी देश की बात कर रहा हूं, ये औसत 20% से कम होता है। और यूपी की सुन लीजिए, अगर भारत में 35% बच्चे यानी कि 1/3 बच्चे हमारे देश के कुपोषित हैं, क्रॉनिकली स्टंटेड, क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड हैं, तो यूपी की स्थिति देख लीजिए कि वो प्रतिशत है 40%। तो हम अफ्रीका से दुगने बदतर हैं भाई। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत का एवरेज? भारत का एवरेज है 35। भारत का एवरेज। और यूपी का? यूपी का 2015-16 में 46% था और ये 21 में 40% है। ओहो, ये लास्ट फिगर है, लेटेस्ट फिगर है एब्सोल्युटली। मतलब अफ्रीका जिसकी हम लोग पूरे सभी जगह बहुत चर्चा होती है, तो हम उससे भी बदतर हालत में हैं, ऐसा तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी अच्छा, अब देखिए, मैं सितंबर से दिसंबर में ये एक चीज मुझे समझाइएगा, एक चीज संतोष मुझे समझाइएगा कि ये जो इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? इकोनॉमी को जैसे हम कह रहे हैं कि हम स्केल अप कर देंगे, इतना कर देंगे कि 1 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, तो उसके की पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें हमारी जो स्थिति है वो क्या है? उससे आई थिंक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हम प्रोग्राम को एक वो दे सकेंगे। देखिए, की पैरामीटर जो होता है वो हमारे प्रदेश में निवेश दर, इन्वेस्टमेंट टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ओके। कितना अनुपात हमारे प्रदेश की आय का निवेश में जा रहा है, न कि खपत में जा रहा है। निवेश होगा, नई इकाइयां बनेंगी, नई फैक्ट्रियां बनेंगी, या नई सेवाएं, कंपनियां खुलेंगी, या आज की कंपनियां बढ़ेंगी, उनमें बढ़ोतरी होगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो निवेश दर, ऐसा क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसा होता हुआ दिख रहा है? थोड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है शरद। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा? जी
पब्लिक इन्वेस्टमेंट अधिकतर इसमें केंद्रीय सरकार के इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, पिछले कई सालों से तो केंद्रीय सरकार के ही निवेश है, राज्य सरकार चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो, डिफेंस कॉरिडोर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर भाई डिफेंस कॉरिडोर से रोजगार कितना पैदा होगा? हद से हद एक फैक्ट्री लग जाएगी तो 2-3 हजार लोग को नौकरी मिल जाएगी। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने चाहिए थे, वो आपको लगता है कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। रिकॉर्ड यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ ये कह रहे हैं। अब मैं स्कूलों ये के बारे में, पैरामीटर है, इसके अलावा और क्या पैरामीटर है या यार्डस्टिक? उसके अलावा तो यही होगा ना कि आपका गवर्नेंस का स्टेटस क्या है और आपका जो मानव विकास है, मानव विकास का स्तर क्या है। क्योंकि मैं अपनी दमड़ी लगाना चाहता हूं, निवेश करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में, तो मेरे पास, मैं चाहे विदेशी निवेशक हूं, चाहे मैं भारतीय बड़ी कंपनी हो, महिंद्रा, टाटा, बिरला, अडानी, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कहाँ जाऊं। मैं गुजरात जाऊं, बंगाल जाऊं, तमिलनाडु जाऊं या उत्तर प्रदेश जाऊं, तो मैं क्या क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा क्या कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की अपनी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है। अब औद्योगिक नीति के नाम पे आप ओडीओपी से तो काम चलेगा नहीं। तो नीति तो बाकायदा बनी है, कई बार बनती रहती है नीति, अनाउंस भी होती है। वेबसाइट पे वो $1 ट्रिलियन वाली वेबसाइट में मैं गया तो मैंने 20 पॉलिसी देख ली, नई, पिछले 2 साल में बन गई हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था भाई, तो आप जागे, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, नीति आपने कुछ ढांचा बनाया है, मगर आप 20 पॉलिसी, आप 1.5-2 साल में 20 पॉलिसी नहीं बना दोगे तो भाई तो लागू कैसे हो? जी, समय लगेगा ना, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कुछ क्या दूरदर्शिता है, पॉलिसी को बनाने में कितना ध्यान दिया गया है। और मैं अपनी बात पे वापस जाता हूं कि भाई मैं तो ये निर्णय लूंगा ना निवेश करने में, ये कि भाई ये सरकार मुझे क्या फायदा दे रही है और बगल की सरकार मुझे क्या फायदा दे रही है, या तमिलनाडु की क्या दे रही है। तो ये तो अंतर देखूंगा मैंने, वरना मैं काहे को जमा कर यहाँ पैसा अपना लगा दूंगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात ये देखूंगा मैं। तीसरी बात ये देखूंगा कि मैं जब निवेश करूंगा तो क्या मुझे स्किल्ड वर्कर मिल जाएगा, गुणवत्तापूर्ण कामगार लोग मिल जाएंगे, उस स्किल के लोग, अच्छी अंग्रेजी भाषी लोग मिल जाएंगे, कंप्यूटर चलाना आता है, टीम में काम कर सकते हैं। तो क्या इन सब चीजों का अभाव है क्या? सबका अभाव है। प्रोफेसर संतोष, एक चीज ये बताइए, आपने कहा था कि शिक्षा भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसकी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जो कि 1 ट्रिलियन पे ले जाने में मदद कर सकता है? हाँ, तो शिक्षा में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ रहा है हमारे देश के प्रदेशों में। और उसका 3-4 आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं, और सबसे रीसेंट आंकड़े हैं वो सितंबर से दिसंबर 22 के असर रिपोर्ट के। देखिए, क्योंकि शिक्षा पे तवज्जो उत्तर प्रदेश में अधिक नहीं दी गई है, उसका असर ये हुआ है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते रहे। तो 2006 में 40% बच्चे प्राइवेट में जाते थे, 60% सरकारी में। वो अगले 7-8 सालों में 2014 तक बिल्कुल पलट गया और सरकारी में 41 हो गया और लगभग 60 हो गया प्राइवेट में। मगर पिछले 3 साल में कोविड में गरीबी इतनी बढ़ी है तो लोग प्राइवेट भेज नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो प्राइवेट की संख्या भयंकर गिरी, 60% से गिर करके 44% हो गई। तो बच्चे वापस सरकारी स्कूलों में आ गए। अब सरकार अगर सरकारी स्कूलों में 22 में आ गए, बच्चे और बढ़ गए हैं, तो जाहिर है सरकार को पैसे और खर्च करने पड़ेंगे।
तवज्जो देनी पड़ेगी। वैसे ही 2 साल से स्कूल बंद थे कोविड में, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे थे, वैसे ही उनकी लर्निंग लेवल्स 5वीं कक्षा का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे के बराबर भी नहीं जानता है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात। दूसरी बात समझना जरूरी है कि यूपी में बच्चे स्कूल बहुत कम जाते हैं, यानी कि अटेंड नहीं करते। एनरोलमेंट सब बढ़ गया है, मगर एनरोलमेंट की स्थिति यूपी बिहार में सबसे बदतर है। केवल अब मैं बताऊं 2022 में 57% बच्चे स्कूल में थे, जबकि 100% होने चाहिए। और वहीं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अटेंडेंस रेट 90% है, हमारे प्रदेश में केवल 57%। तो भाई अगर तो बच्चे सीखेंगे कैसे अगर वो स्कूल ही नहीं जाएंगे। और ये भी इस वजह से तीसरी बात यह है कि ट्यूशन की संख्या बढ़ रही है, ट्यूशन का अनुपात बढ़ रहा है। 2018 और 22 में वो अनुपात 26% से 31% हो गया, यानी कि बच्चे ट्यूशन भेजे जा रहे हैं और स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो और वहीं के लोग शायद वहां पढ़ाते हैं ट्यूशनों में, और ट्यूशन इतना बड़ा एक माफिया बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो अगर निवेश आकर्षित नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसे में संतोष, ये जो फिर तो यही मान के चला जाएगा कि जिस तरह आपने बताया जो पिक्चर, क्योंकि समय बिल्कुल बचा नहीं है, तो इससे बात बड़ी स्पष्ट दिखती है कि पब्लिसिटी ज्यादा है, हवा हवाई ज्यादा है, और समहाउ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी कोई कुछ लोग मिसलीड करे हुए हैं शायद, कि गुमराह करे हुए हैं कि इकोनॉमी 1 करोड़ की हो जाए, 1 ट्रिलियन की, माफ करिएगा, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी उन सब चीजों के जरिए से जो लागू जिस तरीके से भी करी जा रही हैं, तमाम पॉलिसीज हैं, और उसकी पब्लिसिटी इस कदर की जाती है जिससे शायद मुख्यमंत्री भी बिलीव कर लेते हैं और कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए शायद इसको बार बार दोहराया जाता है, वरना हकीकत इससे बहुत परे है। और यही मुझे लगता है हमारा दुर्भाग्य है संतोष की, हम जो है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। और जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जाती है, वो सिर्फ एक सपना, और ऐसा सपना जो कि हकीकत में बदलता हुआ नहीं दिखता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ आने के लिए, और हमको इतनी सारी जानकारी देने के लिए, इतनी वैल्यूएबल जानकारी और सच पे आधारित जानकारी, पब्लिसिटी पे आधारित। बहुत बहुत धन्यवाद।